नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि सीएम सिटी करनाल में मुख्यमंत्री के ही प्रचार की कमान संभालने वाले रॉकी मित्तल पहुंचे हैं। और रॉकी मित्तल आज आए हैं करनताल पार्क में, एक ब्लड डोनेशन कैंप था, वहां पहुंचे थे। मुलाकात हुई रॉकी मित्तल जी से। तो रॉकी मित्तल जी से सबसे पहले पूछते हैं कि करनाल कितने समय बाद उन्हें आने का मौका मिला, क्योंकि इससे पहले भी हमने उनका एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू के बाद इन्होंने एक गाना रिलीज़ किया, जिस गाने ने ना केवल हरियाणा में बल्कि यूपी, राजस्थान और पंजाब में भी काफ़ी धूम मचाई। जो गाना बना हुआ था लोगों को एकता बनाए रखने के लिए, एक संदेश देने का। तो रॉकी भाई, सबसे पहले करनाल में स्वागत है। मुख्यमंत्री जी के साथ रहे और आज उन्हीं की विधानसभा में। मैं एक बात करना चाहता हूँ जी, आप लोगों के बहुत सवाल जवाब करते हैं, मैं कुछ सवाल आपसे कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं कर मुझे पकड़ाओ ये। दोस्तों, मैं हूँ आपका मित्र रॉकी मित्तल। इन्होंने भ्रष्टाचारियों का, कब्जेधारियों का, अत्याचारियों का नाक में दम कर रखा है और दम करना भी चाहिए। लेकिन आज इसी से मैं इनके ऑफिस में 2 घंटे बैठा रहा और जो लोगों की भावनाएं थी मैं उसको देख के हैरान रह गया। पहले ये बताइए, आप इतने खतरनाक काम करते हो, आपको डर नहीं लगता? नहीं, आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आ जाए। नहीं, पूछ रहा हूँ। आप मेरा इंटरव्यू लेंगे आज? मैं इंटरव्यू नहीं पूछ रहा हूँ, आपको डर नहीं लगता? देखो, डर तो भगवान से लगना चाहिए रॉकी भाई। आपको पता है आज के दिन ही 1 साल पहले आप पे हमला हुआ था। हाँ, पूरा आज 1 साल और वो हो मार गया। के डाल गए थे। वो तो आपकी किस्मत थी और ये जनता का प्यार था। भगवान ने चुनकर भेजा था कि नहीं, अभी आपने और काम करने हैं, तो आप बच गए। तो उसके बाद भी आपको डर नहीं लगता? उसके बाद ना मुझे ये लगा कि जब इतना खतरनाक हमला हुआ, जो हमलावर थे पकड़े भी गए और परिवार को भी उससे काफ़ी हिम्मत मिली। मैंने ये देखा कि जब आपके ऊपर कोई हमला होता है और ऐसा हमला होता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, सोचा नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, जानलेवा हमला किया। वो लोग मुझे नहर में गिराकर यानी शायद मारना ही चाहते थे। उसके बाद मुझे ये लगा कि मारने और बचाने वाला तो भगवान आप होता ये है, बताइए, भगवान होता है। आप बचे कैसे? किसने बचाया आपको? मुझे भगवान ने बचाया, लोगों की दुआओं ने बचाया। जिन लोगों के लिए यानी मैं सुबह से शाम तक कोशिश करता हूँ कि किसी का इलाज नहीं हो पा रहा, उनका इलाज करवा दो। किसी के पास खाना सारा ठेका आपने उठा रखा है, सारा काम आप करोगे तो हमारी सरकार क्या करेगी? आप तो सत्ता का भी काम कर रहे हो, विपक्ष का भी काम करोगे। क्या आपका कोई ऐसा इरादा तो नहीं कि सारे नेताओं के घर बिठाना है? मैं इंसानियत का काम कर रहा हूँ जी, ना मैं विपक्ष का काम कर रहा हूँ, ना मैं सरकार का काम कर रहा हूँ। मैं इंसानियत का भी। आपने कहा सारों का ठेका आपने उठा रखा है, किसी को तो उठाना पड़ेगा। नहीं, कांग्रेस वाले तो बड़े खुश होते होंगे क्योंकि खुद तो बोल पा नहीं रहे, वो खुद तो भ्रष्टाचार की पोल खोलते नहीं, सरकार के कुछ भी मामले की बीच में टांग अड़ाते नहीं, लेकिन सारा काम आप करते हैं। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि आप हमारा काम कर रहे हो। देखो, कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, मेरे को कांग्रेस से, बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से, इनेलो से, जेजेपी से, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है, शायद कांग्रेसियों को ऐसा लगता होगा कि मैं विपक्ष का काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंसानियत का काम कर रहा हूँ। ये आप भी कर सकते हैं, ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं ये भी कर सकते हैं। ये लोगों ने ना एक स्टैंप लगा रखी है कि भाई अगर कोई अच्छा काम कर रहा है इसने चुनाव लड़ना होगा। क्यों भाई? इंसानियत के नाते कोई काम नहीं कर सकता? मदर टेरेसा ने कोई काम नहीं किया, अन्ना हजारे ने कोई काम नहीं किया। तो अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। अभी कुछ लोग आए हुए थे, वो ऐसा बोल रहे थे, कुछ लोग मैसेज कर देते हैं। कुछ लोगों ने ये चर्चा बना रखी है कि भाई आकर्षण उपल तो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आज अपने ही मंच के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। बिल्कुल नो, मैं बीच में बात काटूंगा, ये बात आप गलत कर रहे हो। जब आप सारी समस्याएं का पता है कि करनाल में समस्या क्या है, करनाल की छोड़ो पूरे हरियाणा की पता है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। यदि जनता आपको चाहती है कि आप विधायक बनो, मंत्री बनो, हरियाणा की कमान संभालो, अच्छे लोगों का राजनीति में आना क्या गलत है क्या? नहीं, देखिए, अच्छे लोगों का राजनीति में आना गलत नहीं है, तो हम किसी अच्छे आदमी को सपोर्ट कर देंगे। आप अच्छे आदमी नहीं हो क्या? लेकिन मेरा भ्योंत नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूं। मैं तो किराए के मकान में रहता हूं अभी भी, मेरा भ्योंत नहीं। ये कह रहे हैं कि किराए के मकान में रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किसी को 14 लाख रुपए किडनी बदलने के नाम पे देते हैं, किसी का मकान बनवाते हैं, ये नहीं इकट्ठे करवाए। जब ये इकट्ठे करवा के लाखों करोड़ों रुपए का काम कर सकते हैं, जो आज मंत्री, एमएलए और सीएम भी नहीं कर सकता, वो काम उपल जी कर रहे हैं। आकर्षण, आंटी जी ने इनका नाम भी आकर्षण क्यों रखा? आकर्षण का मतलब चुंबक, सबको खींचने वाला। उनको शायद पता था कि आने वाले टाइम में ये सारी दुनिया को अपनी तरफ खींच लेंगे। और उपल का मतलब होता है जवाहरात, हीरे मोती। ये उपल है, लेकिन दूसरे वालों को, भ्रष्टाचारियों का उपले बना देता, गोबर बना देता, वो है ये। इसके गौर से देखिए, ये कहता है कि मैं अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा हूँ।
आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। जब पैसे की बात करते हैं कि मेरा मकान किराए का है, यही किसकी ईमानदारी है? ये चाहता तो करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा करके टांका लगा सकता था नेताओं की तरह। जब आपको लोगों को मदद करने के लिए करोड़ों का चंदा मिल सकता है, जब आप चुनाव लड़ोगे, मेरी गारंटी है 10-20 करोड़ तो लोग आपको यूं ही दे देंगे। फिर आपको क्या दिक्कत है भाई? नहीं, मैं रॉकी भाई सुनो, कहते हैं कुछ बातें लकीरों में लिखी होती हैं, कुछ माथे की लकीरों में लिखी होती है, कुछ हाथों की लकीरों में लिखी होती है। मेरे हाथी और माथे की लकीर पे ऐसा कुछ नहीं लिखा। हम किसी अच्छे बंदे को सपोर्ट कर देंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए, अगर हम लोगों से डोनेट करके किसी का काम करवा पा रहे हैं तो हमें चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है? जब वो काम बिना चुनाव लड़े, बिना चुनाव जीते हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इस धारणा से भी लोगों को बाहर आना चाहिए। चुनाव जीत के ही कोई काम किया जा सकता है। मैंने ये करके दिखाया कि बिना चुनाव जीते भी आपके फेस वैल्यू पे ऊपर लोग आपको कनाडा से, अमेरिका से, स्पेन से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अलग अलग इटली से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं जब डोनेशन देते हैं तो वो ये देख के नहीं देते कि भी ये बंदा पॉलिटिशियन है, वो ये देख के नहीं देते ये विधायक है, वो ये देख के देते हैं कि अगर ये समाज हित में काम कर रहा है तो इसके, यानी कि अगर किसी के लिए कुछ करना चाहता है तो ये करे, और उसके लिए लोग डोनेट करते हैं। और जो भी डोनेट करते हैं, मैं आज एक और बता देता हूँ रॉकी भाई, जिसके लिए भी आज तक पैसा इकट्ठा किया है, आज तक कोई पैसा हमने अपने अकाउंट में नहीं लिया। जिसको ज़रूरत है उसी का अकाउंट नंबर फ्लैश होता है, सब कुछ उसी की डिटेल जाती है। उसके पास 1 रुपया आए, उसके पास 1 लाख आए, उसके पास आए 10 लाख, जो है वो उसका, उसकी किस्मत का, हम कुछ नहीं लेते। एक बात बताओ, मैं सुबह का बैठा था 10 लोग एप्लीकेशन लेके आए। एप्लीकेशन नगर निगम में जानी चाहिए, थाने में जानी चाहिए, डीसी एसपी के जानी चाहिए। तो आपके पास एप्लीकेशन क्यों लेके आते हैं? आप मंत्री हैं, मैं लेके आए। मैं तो हैरान हूँ इस बात से कि लोग कहते हैं कि मेरी ये समस्या है, एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, साइन करवा के लेके आ रहे हैं, कि मार्केट चल के आ रही हैं। लोगों को आप राशन भी दे रहे हो, किडनियाँ भी बदलवा रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। और कोरोना में आपने क्या क्या नहीं किया। तो यार ऐसा क्या है कि आप सारे काम आप ही कर रहे हो? क्या जो कांग्रेस वाले हैं या हमारे बीजेपी वाले हैं, क्या कभी शर्मिंदा नहीं होते आपकी इन बातों से? ये हरकतों के बारे में आपको बोलते हैं कि सारे काम आप करोगे तो हम क्या करेंगे? वो सिर्फ मुझे, मेरे तक तो एक ही बात पहुंचती है कि वो ये कहते हैं जी कि ये चुनाव लड़ना चाहता है। मैं कहता हूं कि भैया ऐसा काम, इससे बेहतर काम आप करो, मैं आपके साथ आपको सपोर्ट करूंगा, आपको लड़वाएंगे। भैया आप जीत जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए, लोग ना हर चीज़ की कैलकुलेशन रोकी भाई क्या करते हैं। अब आप बोल रहे हो ना, तो लोग कहेंगे इनको मलाई नहीं मिली इसलिए छोड़ के आज सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। ये एक धारणा बनाई हुई है लोगों ने। अगर कोई खिलाफ बोल रहा है तो कहेंगे जी इसको मिलता नहीं होगा इसलिए बोल रहा है। अगर कोई नहीं बोलता, कहते हैं तो बड़ा माल खींच रहा है इसलिए नहीं बोल रहा। यानी लोगों का कोई वो नहीं है। जहाँ तक बात है कि हम क्यों करें, देखिए करनाल मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है और मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना एक्चुअल में ना तो इजी होता है और मुझे लगता है कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं भाई, नहीं, सत्ता ऐसा कुछ नहीं है। 70 साल से कांग्रेस राज कर रही थी, मोदी जी आए, चाय पीते पीते देश के प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हो सकता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बड़े बड़े हार गए, सिकंदर जैसे चले गए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यदि आप ये लकीरों की बात करते हैं, मैंने 2.5 साल पहले गीत गाया था, पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी। मैं कहता हूँ आप मंत्री बन सकते हो, एमएलए बन सकते हो। एमएलए बनोगे तभी मंत्री बनोगे। मैं खुद कह रहा हूँ आपको, मोदी जी के पास क्या था, वो तो अब भी कहते हैं कि हम तो, हमारे पास तो झोला उठा के चल देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये बन सकते हैं। और मैं कहता हूँ करनाल की सारी जनता को सड़कों पे उतर के इसका नाम आगे लेके आना चाहिए। ये भागेगा नहीं जिम्मेवारी से, क्योंकि जिम्मेवारी व्यक्ति है। ऐसा कुछ नहीं है, यदि जनता चाहेगी तो बनेगा। सुबह से शाम तक लाइन लगती है। इसका मतलब IBN भाई, ये 24 घंटे चलने वाला चैनल। मैंने चैनल बहुत देखे हैं, मैंने इंटरव्यू बहुत दिए, लेकिन ऐसा चैनल नहीं देखा कभी भी जो लोगों की सेवा भी करे। कई तो पत्रकार तो माल खींचने में लगे रहते हैं। आज मीडिया क्या है सबको पता है। और जो ये खबरें हैं ना, किसान आंदोलन कामयाब हुआ, बाकी आंदोलन कामयाब हुए, और जो जनता की आवाज़ है सिर्फ सोशल मीडिया के कारण है, बाकी चैनलों के कारण नहीं है। वो तो देख देख के सोच के खबरें देते हैं कि सरकार नाराज तो नहीं हो जाएगी। अखबार वाले अखबार तब लिखते हैं जब सरकार से परमिशन मिल जाती है कि गलत तो नहीं है। और वही इतने खतरों के खिलाड़ी, मैं बोलूँगा हम खतरों के खिलाड़ी नहीं है। ये आकर्षण भाई, एक बात पूछूं, आपकी शादी हो गई है? मेरी शादी हो गई, गुड़िया है एक मेरे पास। शादी से पहले कभी आप किसी से लव किया आपने? हाँ किया है। भाभी जी को पता है? हाँ बता दिया था। अभी टांग लगाते, अभी तो टांगा मारते? नहीं, देखो अगर हम अपने घर में ही लॉयल नहीं है तो फिर ये जो लोग, इतने लोग आते हैं, उनके लिए क्या लॉयल होंगे? तो घर में मान लो कभी लड़ाई हो जाए या तुम ससुराल में गए हो
तो भाभी जी डरते हैं अभी कभी मेरी खबर ना बना दे, ससुराल वालों को खबर डर रहता है। उनको ये डर रहता है कि भाई ये दोबारा कभी शिकार ना हो जाए, ये डर लगता है, और डर उनको कोई नहीं लगता। वो तो मुझे कहते हैं भी करियाने की दुकान खोल ले, तेरा नाम ठीक है, लोग आके कम से कम करियाने का सामान तो ले ही लेंगे, भी आकर्षण उपल की दुकान है, इससे सामान ले लो। अब तो ये करियाने की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, अब तो करियाने की दुकान चलेगी भी नहीं, क्योंकि इतना दयावान है, जो इसको उधार दे के जाएगा माली वो फ्री में उठवा देगा, फिर ठप हो जाएगी दुकान। ये दुकान नहीं कर सकता, करेगा तो पत्रकारिता। और ये हिंदू है और हम हिंदू हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब बच्चा पैदा होता है छठी वाले दिन बेमाता लेख लिख देती है कि वो कैसे मरेगा। जब इसकी किस्मत में जब तक जीना है, पब्लिक की सेवा करनी है, तो ये मर नहीं सकता। आप टेंशन मत करो, आप बिल्कुल नहीं मरोगे और आप देश की और जनता की सेवा करते रहोगे। आप एक बात बताओ, जब कई बार आप भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हो, क्या कई अधिकारियों के फ़ोन आते हैं कि सेटिंग कर लेते हैं? आते हैं। एक बारी मैंने ये सफाई घोटाला है करनाल में, जो हरियाणा सरकार ने मशीनें ली थी सफाई के नाम पे, 156 करोड़ रुपए का घोटाला है। उसमें करनाल नगर निगम 4,70,000 रुपये सिर्फ मेंटेनेंस उसकी रख रखाव के नाम पे दे रहा है। उस मशीन के 9.5 लाख रुपए का ऑफर किया था। मैंने वीडियो चलाई थी, वो कई लाख लोगों ने देखा इस वीडियो को। मेरे को कहा अरे भाई साहब कहाँ लगे हुए हो। यानी ना हर आदमी क्या चाहता है। देखो 2 चीज़ें हैं। मैं रॉकी भाई, क्योंकि मैं पत्रकारिता में, लोगों को भी ये नहीं पता होगा, मैंने एक खबर चलाई कि भाई ये अधिकारी या ये अफसर करप्शन कर रहा है या कर चुका है, इसके ऊपर कार्रवाई हो। वो पहले कोशिश करता है भी इस पत्रकार को अपने साथ मिला लो। आप नहीं मिले, फिर वो लोगों के बीच में क्या कहेगा, ये तो पैसे मांगता था, मैंने पैसे दिए नहीं इसलिए खबर चला दी। अरे इस बात पे आना तू कि जो खबर चलाई है वो ठीक है या गलत है। पैसे मांगे नहीं मांगे वो अनदर दूसरी बात है, लेकिन इस बात के ऊपर चर्चा कोई नहीं करता। 156 करोड़ रुपए कितने होते हैं? यानी आदमी टैक्स की भी कलेक्शन की बात करे तो मुझे लगता है कि कितने ही लोग कितना तेल डलवाएं, कितने ही लोग कितना टैक्स पे करें, तब 156 करोड़ इकट्ठे होते हैं। एक ही बार में स्वाहा कर दिए सारे के सारे पैसे, और उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा पूरे हरियाणा के अंदर। करनाल नगर निगम की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने मुझे एक चिट्ठी दिखाई कि हमने खुद ये लिखा कि हमें ये मशीनें नहीं चाहिए, फिर भी सरकार ने धक्के से थोप दी। वो तो क्या है? वो तो इसलिए थोप दी ना, जिस कंपनी से सौदा हो गया कमीशन कहाँ से आएगा? हाँ वो बात ठीक है। जैसे आप पुलिस के खिलाफ भी बहुत गरजते हो, बरसते हो, क्या पुलिस के अधिकारी आपको बुला के कभी धमकाते हैं कि अपना बंद करो ताम झाम, वरना? देखो ऐसा है, ऐसे तो नहीं कह सकते कि बंद करो ताम झाम, लेकिन जो उनकी नज़रें होती हैं वो मैं पहचान लेता हूँ। और मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि भाई साहब ये जो शेर का निशान बना हुआ है ना टोपी पे, इसका थोड़ा मान सम्मान कर लो। अभी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुना रहा था। यानी अधिकारियों के पास क्या, अधिकारियों के पास जवाब नहीं है, पैसे हैं देने के लिए। आप उनकी खबर चलाओ, पैसे अगर सेटिंग करोगे तो हो भी जाएगी, खुश भी हो जाएंगे लोग, भी आज उपल के साथ सेटिंग हो गई। लेकिन मैं चुनौती देता हूँ, करनाल का एक भी अफसर इस बात को कह दे कि आकर्षण उपल हमारी खबर नहीं लगा सकता। कोई भी अगर उसने गलत काम किया है, अगर उसका गलत काम दिखाई दे रहा है, चाहे वो राशन डिपो वाला हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, चाहे निगम का अफसर हो, और चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, देखो क्या होगा मुझे भी पता है। हम फिल्मों में जो देखते हैं वो झूठ नहीं होता कि जो ज़्यादा बोलता है ना उसको ठिकाने लगाते हैं। मैं कई बार लग चुका हूँ। मैं आपको दिखा रहा था अभी कि मेरे वाइफ के ऊपर FIR दर्ज है, भाई के ऊपर FIR दर्ज है, मेरे ऊपर FIR दर्ज है, एक अटैक हो गया। इसके बावजूद भी जितने पैसे मैं वकीलों को दे चुका हूँ ना, इतने पैसे में तो मेरा छोटा मोटा मकान बन जाता। दोस्तों ऐसा तो मुझे कभी मुगलों के टाइम में भी नहीं सुना होगा, अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं सुना होगा कि पत्रकारिता को इतना धमकाया जाए, डराया जाए। पूरी फैमिली पे कई कई केस, और उसके बाद इसको मार के डाल दिया। इसकी किस्मत थी कि बच गया, वो भी 1 साल पहले। और उसके बाद भी बंदा इतना काम कर रहा है तो बंदे को सैल्यूट है। मैं अपने आप को समझता था कि मैं बहुत दबंग हूँ, जब इनकी स्टोरी सुनी तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और ज़िंदगी के अंदर यदि ऐसे लोग नहीं रहेंगे और बाकी पत्रकारिता की तरह सारे लोग बन जाएंगे तो आप जनता की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। यदि इन जैसे लोग हैं तभी भ्रष्टाचार पे कंट्रोल है, नहीं तो सड़कें पता ना कैसी बनती है करनाल के अंदर, ऐसे ही हाथों से उठा सकते हैं बजरी, पता ना ब्लॉक कैसे लगते हैं, इंटें कैसी लगती हैं। मैं कहता हूँ ये CM सिटी का हाल है तो बाकी ये क्या हाल होगा। इस CM साहब को तो मैं कहता हूँ सबसे पहले इनको अपना एडवाइज़र रख लेना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम के अंदर करनाल को तो चमकाएंगे। और करनाल चमक गया तो पूरा हरियाणा चमक गया, पूरा देश चमक गया। और आज कितना सिस्टम और समाज गिर गया है कि आज देखो जो लोग आवाज़ उठाते हैं उन्हीं को दबाते हैं, और जनता भी कितनी भोली भाली है। फिर जैसे नेता 4 साल तक काम नहीं करेंगे, फिर जाट नॉन जाट का नारा लग जाएगा, हिंदू मुसलमान का नारा लग जाएगा। फिर बोलेंगे पत्रकार कुछ बोलेगा तो बोलेंगे इसको मलाई नहीं मिली, पैसा नहीं मिला।
क्या ईमानदारी का यही सिला होता है? आम आदमी को भी सोचना चाहिए कि आकर्षण उपल जी जो इतने व्यक्ति, ऐसा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। बहुत मीडिया देखी है मैंने, कोई लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और उसके बाद भी। अरे ये मैं एक बताओ, आप सीएम सिटी में हो, ये सीएम सिटी है, क्या सीएम के आदमियों ने कभी धमकाया आपको? देखो हर चीज़ का ना रॉकी भाई एक दौर होता है। अब आप देखो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आजकल जो इतना भ्रष्टाचार दिखा रहे हो, इतना तो पूरे हरियाणा में नहीं है। ये बताओ, जितना चाहिए उनका, अगर वो सच्चे होंगे तो ही तो धमकाएंगे ना, जिगरा तो चाहिए। आपने कहा सीएम साहब, यानी कि सीएम साहब झूठे हैं? देखो ये सब जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। आपने अभी एक बात कही थी कि मेरे को सीएम साहब का एडवाइज़र बना दो। उनके पास बहुत सियाने आदमी हैं, अलग अलग जिलों से। उनके पास कोई सियाना नहीं आदमी नहीं है, उनके पास बाहर के ज़्यादा हैं। मैं कहता हूँ कि आप करनाल के हो, सारी समस्याओं का पता है आपका, सारी समस्याएं हल भी करवा सकते हो। जब सरकार से बाहर रह के करवा सकते हो, ना आप सत्ता में ना विपक्ष में, तो सरकार का यदि हाथ होगा तो यहाँ तो बेड़ा पार हो जाएगा, एक उदाहरण बनेगा करनाल। तो सीएम साहब को सोचना चाहिए इसके बारे में। फिर आपको दिक्कत क्या है? देखो सर, पता क्या बात वही है कि आपका नाम राजनीति से जुड़े क्यों। अगर मान लो आज सीएम साहब ये घोषणा कर दें, कितने ही लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे अच्छा आकर्षण उपल इसलिए ये काम करता था ताकि सरकार में आ जाए, अच्छा आकर्षण उपल। फिर तुम क्या चाहते हो कि भ्रष्टाचारी सारी जिंदगी राज करते रहे, नेता ऐसे चलते रहे? वो करें और हम दिखाएंगे, अगर वो करेंगे हम फिर दिखाएंगे। वो करते रहेंगे, तुम दिखाते रहोगे, तो भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा? खत्म तो देखो ऐसा है, मुझे लगता है कि कोई भी राजनीति में आ जाए, भ्रष्टाचार शुरू होता है रॉकी भाई जनता से। इसको पॉलिटिशियन नहीं करते, पॉलिटिशियन तो सेकेंडरी हैं, पहले इसको पब्लिक करती है। पब्लिक कैसे करती है? अगर आपको अपना कोई काम करवाना है, सपोज आप हाईवे पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी का 2000 रुपये का चालान कट गया, आप ओवर स्पीड में चला रहे हो, आप जाओगे पुलिस वाले से कहोगे भाई साहब ये पकड़ो 500 रुपये। मैं कहाँ 2000 रुपये का चालान भरने के लिए आऊँगा? आपने 500 दिए, पुलिस वाले ने 500 ले लिए। किसने किया भ्रष्टाचार? जनता ने किया कि पुलिस ने किया? एक बताओ, इसकी बात पे याद आया, पुलिस की बात पे, आपने अपनी गाड़ी का कभी प्रदूषण का वो बनवाया है? हाँ बनवाया, हर बार बनवाता हूँ। कभी वो डंडी मारते हैं जो पोल्यूशन चेक करने वाली होती है, मेरा लड़का लेके जाता है, मैंने कभी खड़े होकर। दोस्तों सबसे पहले ना एक चीज़ चेक करनी चाहिए, गाड़ियों का पोल्यूशन कार्ड बनता है। ऐसा कारण में क्या है कि उससे पोल्यूशन खत्म हो जाता है। डंडी मारते नहीं है, चेक नहीं करते, पोल्यूशन कार्ड बना और बोला भाई पोल्यूशन खत्म। गाड़ी कितना धुआं दे दे, कोई चेक नहीं करता, पोल्यूशन कार्ड बना, चालान नहीं कटेगा। तो ऐसा क्या है, वो आप मामला क्यों नहीं उठाते? बहुत बार उठाया। ये जो मैं आपको बताता हूँ, ये जो अब 80 रुपये 100 रुपये फीस हुई ना रॉकी भाई, मैं आपको दिखाऊंगा 2012 या 13 की बात है। मैंने एक खबर लगाई थी, सफ़ेद धुएं का काला कारोबार। उस समय में क्या था कि इन लोगों को पैसे मिलते थे कम, तो ये 20 रुपये की जगह 50 रुपये 100 रुपये लिया करते थे। मुझे याद नहीं है परिवहन मंत्री उस समय कौन थे, मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, अखबार में खबर लगाई, वो साथ लगा के स्टेपल करके मैंने भेजी। उसके बाद मेरे को वहाँ से ऊपर से जवाब आया कि भाई हमने रेड करवाई है, कहीं काफ़ी चेकिंग भी हुई थी पोल्यूशन सेंटर्स की। उसके बाद ही इनके रेट भी बढ़े, रेट तो इन्होंने ठीक कर लिया, 80-100 इनका फिक्स हो गया। तो कम से कम अब ये गलत तरीके से पैसा चार्ज नहीं करते। जहाँ तक बात है चेकिंग की, जो शहर के अंदर है वो तो मुझे लगता है कि ठीक काम कर रहे हैं। जो हाईवेज में बने हैं वो बदमाशी करते हैं ज़्यादा। आपने बोला है तो किसी का रैंडमली चेक कर लेंगे, मैं तो जहाँ जाके खड़ा हूँ जो लोग पहचान जाते हैं, प्रॉपर सिस्टम के साथ काम। एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, आपने कभी शराब की दुकान देखी होगी? हाँ देखिए, उस पर लिखा हुआ सरकारी शराब की दुकान, साथ में एक आता बना होता है सरकारी आता। जब पहले दारू पी लेता आदमी, फिर दारू पीता है, उसके बाद वो बाहर पुलिस वाले खड़े रहते हैं, आन मिलो सजना फिर कब मिलोगे। ये क्या चक्कर है कि पहले दारू भी सरकार की, आता भी सरकार का, और चालान काटने वाले भी सरकार के? ऐसा क्यों? देखो ऐसा होता है आजकल ना, हर आदमी आसान शिकार की तलाश में है। अब जिसने, यानी कि पुलिस से अपने आप जाल में करते हैं, जैसे वो मछली पकड़ने वाले हैं, पहले कुछ लगाते हैं कुंडी को और डाल देते हैं और मछली अपने आप आ जाती है। यानी कि सरकार ने दुकानें भी खुलवा दी, आता भी खुलवा दिया कि पीने के बाद बेटा आ जा, अब चालान भी दे जा। वो जो बीवी बच्चों के लिए कमा के लेके आया था, कुछ दारू में चले गए, कुछ हाथा में चले गए, बच्चे कुछ वो चालान कट गया। तो उनकी खबरें क्यों नहीं बनाते आप? मैंने इस बारे में करनाल के एसपी हैं गंगाराम पूनिया, मेरे पास व्हाट्सएप भी पड़ा हुआ है अभी, मैंने एक दिन उनको भेजा था। मैंने कहा सर ये ऐसे ऐसे करके जो रेलवे स्टेशन के पास
शराब का ठेका है। अब मैं इतने खुले तरीके से बोल रहा हूँ, एसपी साहब भी सुनेंगे तो उनको पता है मैं गलत तो कह नहीं रहा। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ये रात को 8 बजे जो चलानिंग हो रही है ये गलत है। उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे। मैंने कहा सर गलत ये हो रहा है, शराब के ठेके के बाहर उन्होंने अपनी लगा ली है। रेलवे स्टेशन से जो डेली पैसेंजर है वो आ रहे हैं, अब वो चाहे वो लोग अपने घर जाएंगे कि चालान कटवाएंगे। जो ड्रिंक कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सरकार को देखो एक तो रेवेन्यू जा रहा है, शराब पीते हैं वो। हालांकि शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अब दुकान खुली है तो देखो पीने वाला तो आएगा ही। तो मैंने बोला था, उसके बाद वहाँ पे मुझे कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं पता ऐसा क्या कारण है। लोग पुलिस से पहले, प्रशासन से पहले मीडिया के पास आ जाते हैं, जी आप करवा दो ये। एक बताओ, जैसे ये मैंने पुलिस वालों को अक्सर देखा है कि वो कभी भी मोटरसाइकिल पे या स्कूटी पे कभी भी हेलमेट नहीं लगाते। एसपी साहब से कभी आपने पूछा है कि अभी उनके सिर में ऐसी कौन सी चीज़ लगी है कि उनका एक्सीडेंट होने के बाद चोट नहीं लगेगी? इसका जवाब मैं आपको देने की जगह दिखाना चाहूँगा। दिखाना क्या चाहूँगा, ये देखिए, ये एक तस्वीर थी मैंने परसों, ये देखिए मैंने हाँ, ये तीन आदमी देखिए, और साथ में पुलिस, दो पुलिस वाले हैं कि ये तीनों? मैंने लिखी और मैंने ये लिखा कि ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि हम पुलिस वाले हैं और हमारा चालान भी नहीं हो सकता। ये गाड़ी का नंबर है। और बहुत सारे लोगों ने डीजीपी हरियाणा को, करनाल के एसपी को इस पर ट्वीट भी किए और मैसेंजर भी किए। और उसके बाद काफ़ी मैंने देखा कि ये जब वायरल होगी, अभी तक लगभग 10-12 हज़ार लोग इसको शेयर कर चुके हैं अलग अलग पेजेस पे जब हमने डाली। देखो हम अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। मेरे सामने अगर किसी ने गलत किया है, वो पुलिस वाला हो, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, कोई भी अफसर हो, नगर निगम के ऑफिसर हैं जो करनाल के नगर निगम के कमिश्नर हैं, उन्होंने गलत तरीके से अपनी गाड़ी नॉन पार्किंग में खड़ी कर रखी थी। मैंने उनकी गाड़ी की फ़ोटो खींच के भी डाली थी और उनको टैग किया था बाकायदा ट्वीट करते हुए कि आपकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी हो, लोगों को आप क्या संदेश दोगे। इसी वजह से शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये बताओ, आप सरकार जब नशे ख़त्म नहीं करना चाहती, कहते हैं कि पुलिस मिली हुई है, अधिकारी मिले हुए हैं, तो फिर आपको क्या कीड़ा रहता है कि आप जो नशाखोर हैं उनके खिलाफ अभियान चलाते हो, नशा करने वालों के, फिर आपकी वो आपके साथ मारपीट करते हैं, मार के डाल जाते हैं, तो आपको ऐसी क्या आवश्यकता है? क्या जवाब दोगे आप मुझे ये बताओ। जब किसी ना किसी आदमी ने, देखो एक दिन तो मरना ही है। आप चले गए भगवान के पास और भगवान ने पूछा, भाई तू बड़ा ईमानदार बना घूम रहा था, तू बड़े काम कर रहा था, उस आदमी ने तेरी आंखों के सामने गलत काम किया। वो माँ तेरे पास रोती हुई आई, वो बीवी तेरे पास रोती हुई आई, वो बच्चा तेरे पास रोता हुआ आया कि मेरा बाप इस जगह से नशा कर रहा है, गलत तरीके से नशा ले रहा है। उनको तो तूने ये बोल दिया जी मैं नशाखोरों के खिलाफ तो नहीं बोलूँगा, बाकी सबके खिलाफ बोलूँगा। तो गलत है ना जी। भगवान श्री राम है। फिर तो इसका मतलब है नेताओं की, अरे भ्रष्टाचारी अधिकारियों की तो फिर यमराज के बड़ी चित्र परेड होने वाली है। ये तो उनको पता होगा जी। मेरे को तो लगता है कि वो एक पॉलिसी पे काम करते हैं। वो कहते हैं 4.5 साल, 4.25 साल तो पैसे लूटो, उसके बाद अपना 2 महीने गंगा में नहाओ, डुबकी लगाओ। वो कहते हैं ना गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते। वो कहीं पढ़ लिया मेरे को लगता है उन्होंने। मैं नहीं गया पिछले 5-6 साल में जी, एक बार भी हरिद्वार। मेरे फादर की डेथ हुई तब गया था। पाप गलतियां हमसे भी होती होंगी, लेकिन मैं वो गलती ये सोच के नहीं करता कि मैं गंगा में जाके डुबकी मार के उसको धो लूँगा। अगर आपसे गलती हो चुकी है तो उसको ठीक करने का तरीका आप ही के पास है, गंगा जी के पास नहीं है। एक बात पूछना चाहता हूँ, कल परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दुष्यंत चौटाला जी की। उसने बोला कि सबको पता है कि हुड्डा साहब ने कितने घोटाले किए, सीएलयू में कितने रफड़े किए, हजारों एकड़ ज़मीन खराब कर दी वगैरह वगैरह, और 2-3 कंपनियों के तो नाम भी बताए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब सरकार को ये पता है कि इसने इतने घपले किए, फिर सरकार उसको अंदर क्यों नहीं कर रही? देखो ये ना रॉकी भाई राजनीति है। आप मुझे बताओ, आप ये मामले क्यों नहीं उठाते कि भाई यदि हुड्डा साहब गलत है तो उसको अंदर दो, यदि गलत नहीं है तो राजनीति मत करो? क्या जनता पागल समझते हैं जनता को? वो ऐसा है रॉकी भाई, आपके पास समय कम होता है, आप मेरी वीडियो कम देखते हो। जो लोग देख रहे हैं उनको पता है, मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं आज तक की गारंटी देता हूँ, एक भी पत्रकार ने अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से ये पूछा हो कि आपको प्रॉपर्टी डीलर क्यों कहा जाता है, ये पहला और आखिरी सवाल करने वाला आकर्षण उपल था। जैसे ही मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने मेरे को बोला कौन कहता है। मैंने कहा सब कहते हैं। कहने लगे मेरे को नाम दो, मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस डालूंगा। समझ रहे हो आप बात को? यानी सब कहते हैं, अखबारों में छपता है, लीडर कहते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि कौन कहता है। ये सारी ना सेटिंग है कि तुम आओगे तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं आऊँगा तो तुम मत बोलना। कहानी है सारी ये। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, सुरजेवाला हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई हो, सबको ये है कि भाई आज इसकी बारी है तो मैं चुप रहूं, मेरी बारी होगी तो ये चुप रहेगा। ये पॉलिसी। आप मुझे बताइए, ये कहते थे जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रॉपर्टी डीलर है, किसानों की ज़मीन खा गया। 7 साल हो गए, क्या हुआ? इन्होंने कहा 2G घोटाला हुआ, 1,73,000 करोड़ का, सुप्रीम कोर्ट से सारे छूट गए, क्या हुआ? इन्होंने कहा कोयला घोटाला हुआ, 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का, सुप्रीम कोर्ट ने सारे छोड़ दिए, क्या हुआ?
किसी मामले में सजा हुई किसी को? मामले में सजा सिर्फ उसको होती है जो सत्ता के साथ नहीं रहता, बाकी सारी सेटिंग है। अब आप देखो, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चुनाव आएंगे फिर लड़ेंगे, उस टाइम पे क्या बात आएगी? मुझे पत्रकार के तौर पे ये बातें करनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं कर रहा हूँ, आपने पूछा है तो। वो क्या कहेंगे? वो इनके घोटाले गिनाएंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर एक भी अंदर चला जाए तो मेरा नाम बदल देना आप। कोई यानी ना, ये सारी सेटलमेंट है, पब्लिक को गुमराह करते हैं। आप बताइए, एक नेता जो आज भ्रष्ट है, करप्ट है, कांग्रेस में है, वो बीजेपी में आती धुल जाता है, फिर वो बीजेपी में जाके दोबारा उसी पार्टी में आए तो चुनाव लड़ता है, जीत जाता है। कौन जितवाता है? करप्ट कौन है? सबसे पहले पब्लिक। सुधार दूसरे में करने से पहले खुद में करो, ये मुझे ऐसा एक बात पूछना चाहता हूँ मैं। अभी चन्नी साहब केदारनाथ भी गए, कल परसों बगलामुखी भी गए, सिद्धू साहब भी गए, और राहुल गांधी जी भी गए, और केजरीवाल जी भी गए। तो हमारे बीजेपी वाले उन पे कुछ गलत कमेंट करते हैं कि ये तो हिंदू नहीं है, और मैं इन बातों को ना बड़ा गलत मानता हूँ कि जो हिंदुत्व को मानता है तो उन लोगों को तो स्वागत करना चाहिए चीज़ों का। तो आपकी नज़रों में क्या है कि वो गलत है जो मंदिर में चले गए? सर मुझे एक बात बताओ, हिंदू तत्व क्या है? जो हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान हैं, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, क्या भगवान की जो रामायण है उसमें कहीं पे लिखा है कि मुस्लिम गलत है? कहीं लिखा है कि सिख गलत है? कहीं लिखा है कि हिंदू जो मर्जी करे वो ठीक है? हिंदू मुस्लिम सिख ये सारा सिस्टम ना, यानी पॉलिटिक्स ने, राजनीति ने खराब कर रखा है। आप समझो बात को कि भगवान श्री राम जिनको हम सब मानते हैं, उनके नाम पे राजनीति होती है, स्टेज पे खड़े होकर नारा लगता है भगवान जय श्री राम, वहाँ पे सब धर्मों के लोग रहते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पे वो नारा लगाने की ज़रूरत क्या है? आप भगवान को मानते हो, बड़ी अच्छी बात है, पब्लिक मानती है, बहुत अच्छी बात है। उनके मुंह से पेड़ पे बांध के उससे कहलवाना, बोल जय श्री राम। क्या भगवान जय श्री राम ने कहीं पे ये बोला आपको? क्या कहीं पे लिखा है कि आप लोगों को पेड़ पे बांधो, उनकी मार पिटाई करो, उनके मुंह से ये बात कहलवाओ भगवान श्री राम? ये सिर्फ राजनीति का प्रोपोजेंडा है। जो आदमी ये बात करता है ना, भगवान श्री राम बोल, मैं उसके मुंह पे ये बात बोलता हूँ कि वो भगवान के ऊपर हाथ रख के कहते कि क्या भगवान श्री राम की कही हुई बातें वो फॉलो करता है? कोई नहीं करता। सबको भगवान राम की ज़रूरत चुनावों में है, गुरुद्वारे की ज़रूरत या अन्य धर्मों की ज़रूरत चुनावों में। उसके बाद किसी को आपने देखा? ये बंगला साहिब जाए, कहीं मर्जी जाए, मुझे तो लगता है मीडिया को भी ऐसी कवरेज नहीं करनी चाहिए। अरे भी वो जा रहे हैं, उनको जाने दो, या बुलाते होंगे उनको। मैं तो ऐसी कवरेज को करने से परहेज करता हूँ रॉकी भाई। दोस्तों, मैं बीजेपी के लिए बहुत गाने गाए, हिंदुत्व के गाए, गौ माता के लिए गाए, और इन्हीं के कारण मैं 21 दिन की जेल में गया। सच बात बोलूँ, कई लोग मेरे को कहते हैं बीजेपी छोड़ दे। मेरे को एक ही बात का डर रहता है, बीजेपी छोड़ तो दूंगा, अगले दिन मैं हिंदू विरोधी हो जाऊंगा, फिर देश विरोधी हो जाऊंगा। तो फिर मेरे को टेंशन रहती है कि कोई हमारी बीजेपी वालों ने पेटेंट तो नहीं करवा लिया देवताओं का। फिर मैंने तो अभी किताब पढ़नी पड़ेगी पेटेंट की भी, कौन कौन से देवता पेटेंट हो चुके हैं, कौन से बाकी हैं जिनकी हम पूजा कर सकें। इस बात को कभी नहीं होना चाहिए। यदि चन्नी साहब, सिद्धू साहब, केजरीवाल जी, राहुल गांधी जाते हैं, उनका स्वागत करो कि देखो देर सवेर वो भी हिंदुत्व में आए। और उनको ये होना चाहिए कि हिंदू धर्म कितना फैल गया है, आज हिंदुओं की हर व्यक्ति को ज़रूरत है, खुश होना चाहिए, न कि उनका विरोध करना चाहिए। और जो आकर्षण उपल जी कहते थे कि भाई मैं तो नेता बन ही नहीं सकता, ये तो जनता कहती है। आज मैंने इंटरव्यू इसलिए लिया, हर बात की इनको नॉलेज है, अच्छे से बोलते हैं, इतना बढ़िया स्पीच, इंटरव्यू तो नेता भी नहीं दे सकते, हमारी भी हिम्मत नहीं है। आज तक ये सबका बैंड बजाते थे, मैं कहा मैं भी तो देखता हूँ ट्राई करके, ये क्या बोलते हैं, हमसे बेटर बोलते हैं, हमसे अच्छा बोलते हैं, हमसे अच्छी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, हमसे अच्छा प्रशासन दे सकते हैं। जितने पत्रकारिता में अपना मकान तक नहीं बनाया और लोगों के मकान बना दिए। सोचोगे यदि आपका विधायक बना और एक दिन मंत्री बना तो क्या क्या काम करेगा। मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि आकर्षण उपल जो मर्जी कहता रहे, वो अब जनता ने तय करना है कि इनका क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या बारे बोलोगे? देखो, जो भी दोस्त, देखिए कुछ कहानियाँ सुनाने के लिए अच्छी होती हैं, उन पे फिल्में नहीं बन सकती। जैसे रॉकी भाई ने बोला, ये इनके अपने विचार हो सकते हैं, लोगों के विचार हो सकते हैं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहता हूँ, देखो सेवा करने के लिए किसी को विधायक मंत्री बनना जरूरी नहीं है, सरकार बनाना जरूरी नहीं है। सेवा करने के लिए विधायक मंत्री बनना जरूरी है, ये जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, सारा बजट उनके पास होता है, सारी हरियाणा की प्लानिंग उनके पास होती है, देश की प्लानिंग उनके पास होती है। ऐसा है, यदि राजनीति वाले अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, ईमानदार आदमी हो जाएंगे और काम करने वाले होंगे, तभी हरियाणा का उद्धार होगा। भाई मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहता, आपने कहा जी उनके पास बजट होता है ना, आप तो सरकार में रहे हो,
मेरे पास एक लड़का आया, उसका नाम कृष्ण पाल। वो विधायक के पास भी गया, सीएम के पास भी गया, एमपी के पास भी गया, डीसी के पास भी गया, लोगों के पास भी गया, अपनी बिरादरी के पास भी गया, पाल समाज के पास। उसकी किडनी बदलवाने के लिए किसी ने कोई मदद नहीं की, 1 रुपये की भी मदद नहीं की। जब उन्होंने हमारे से संपर्क किया, मैंने देखा उनके घर की हालत बड़ी ख़राब थी। हमने वीडियो चलाया उनके घर में, काफ़ी लंबे समय तक हमने उनके लिए जो कर पाए आप लोगों की सहायता से किया। 14.5 लाख रुपए की मदद करवाई। 1 साल बाद उसका ऑपरेशन हुआ। अगर इन लोगों के पास इतने फंड्स होते हैं, क्या कोई विधायक, कोई सांसद अपने पल्ले से 2-4-6 महीने की तनख्वाह देके उसका इलाज नहीं करवा सकता था? किसी बड़े बिजनेसमैन को कह के, किसी बड़े आदमी को कह के उसका इलाज नहीं करवा सकता था? क्यों नहीं करवाया उन्होंने? मुझे लगता है कि राजनीति में आके उसकी शायद शक्ति कम हो जाती है। अगर एक पत्रकार के तौर पर मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मैं जब तक मेरे सांस चल रहे हैं, जब तक मैं ये काम कर पाऊंगा, मैं पत्रकारिता करना चाहता हूँ। अगर पत्रकार बनकर मैं किसी की जान बचा सकता हूँ ना, तो मुझे उसके लिए चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग चुनाव लड़ेंगे, हम उनसे कुछ मदद देंगे, लोगों की वो और मदद करवा देंगे। ये बताइए, आपको पंगे लेने की बचपन से आदत है कि अभी शुरू की है? मैंने कई बार आपकी वीडियो देखी है कि आप सांपों के बीच में होते हो। कोई सांप पकड़ रहा होता है, आप कैमरा लेके यूं यूं घूम रहे हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सांप आपकी तरफ आ गया हो? देखो, पत्रकारिता बड़ा, यानी कि लोगों को आसान लगता है, इसका नाम है, बड़ा अच्छा काम है, मैं भी ये कर लेता हूँ। पत्रकारिता बहुत इजी काम नहीं है। सबसे पहले आपको किसी भी काम को आप करते हो, उसकी बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, कंटेंट इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। जहाँ तक बात है बचपन से पंगे लेने की, मैं बचपन से काफ़ी शरारती था। इतना शरारती था कि मैं बता नहीं सकता कैमरे पे कि मैंने क्या क्या किया है। शरारती था मैं, लेकिन अब की जो चीज़ें हैं वो शरारतें नहीं है, वो एक इंटरेस्ट है। मेरा जो जॉब इंटरेस्ट है वो ये है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने कैमरे के माध्यम से वो सब कवर करूं जो किसी ने नहीं देखा। पत्रकारिता में तो कईयों ने तो कई गाड़ियाँ ले ली, कई मकान बना लिए, प्रॉपर्टी खड़ी कर ली, और आप कहते हैं पत्रकारिता में कमाई नहीं है। वो तो कमाई करने वालों ने देखना ना। आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं, और तभी तो आपका नाम है, तभी तो पूरी वर्ल्ड के अंदर आपका नाम है। जब आपको चोट लगी, आपके हॉस्पिटल के बाहर हज़ारों लोगों की तादाद में लोग खड़े थे। आज किसी नेता को चोट लग जाए, कोई नहीं आएगा सिर्फ ये पूछने के लिए भी चलो इसको हाल चाल पूछ लेते हैं, आगे काम आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं तो सभी नेताओं को, बड़े अधिकारियों को एक ही बात बोलना चाहूँगा, काश आकर्षण उपल जैसे हर व्यक्ति बन जाए, हर बंदा ईमानदार बन जाए, गरीबों की सुने, बीमार आदमी की सुने, हर बंदे का समाधान करे। मैं कहता हूँ ये प्रदेश और देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। जब आदमी मरता है साथ में कुछ नहीं लेके जाता, खानी वही 2 रोटी हैं, तो फिर भ्रष्टाचार क्यों, अत्याचार क्यों, ये कब्जे क्यों, आखिर किसके लिए कर रहे हैं हम? ये हर चीज़ों को छोड़कर इस बंदे से सीख लो। मैं 2-3 घंटे इसलिए बैठा रहा इसके पास, मैं क्या काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जब लोगों की लाइन लगी रहती है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मैं हैरान रह गया। मैं मंत्रियों के पास ही बैठता हूँ, MLA के पास ही बैठता हूँ, CM के पास ही बैठा हूँ, लेकिन वहाँ भी इतनी लाइनें नहीं लगती जितने मेरे भाई के पास लगती है। और ये मेरा बैंड बजाने वाला था, आज छोड़ता नहीं है किसी को। मैंने सोचा कि इससे पहले मेरा बजाए, मैंने ये IBM-24 अपने हाथ में ले लिया। मैं क्या आज इसी की क्लास लेता हूँ। लेकिन ये तो हर सवाल में कामयाब है, और मैं कहता हूँ 100 के 100% ऐसा ईमानदार व्यक्ति ढूंढे से भी नहीं मिलता। जय हिंद, जय हरियाणा। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।